हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विवेकम। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद आपने यूपीएससी सिलेबस को एक बार तो ज़रूर देखा होगा। हमेशा हमें ये कहा जाता है कि हमें सिलेबस को याद करके उसे रखना है, लेकिन यहाँ हम आपको ई विवेकम में ये समझाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सबको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्या इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहिए या इनका रियल लाइफ में भी कुछ रिलेवेंस है। सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग देखने के बजाय हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े इस मज़ेदार सफ़र में, जहां हम सब मिलकर अपने भारत को एक्सप्लोर करेंगे एक नए अंदाज में। दोस्तों, हमारे इंडिया की कहानी एक बड़े पजल जैसी है, जिसमें हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटी सब मिलके आज हमारा देश कैसे चल रहा है ये डिसाइड करती है। सबसे पहले अर्थ पर हम अपने देश का लोकेशन देखेंगे, जो कि कितना स्ट्रैटेजिक है ना। नॉर्थ में हमारे पास बड़े हिमालयाज हैं, जिनके ग्लेशियर से दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र बनती है। ये नदियाँ कितनी खूबसूरती से टर्न लेती हुई फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण करती है, जिसे हम टेक्निकली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं। यही जगह थी जहाँ इंडस वैली से लेकर आज तक की कई सिविलाइजेशंस का उदय हुआ। दोस्तों, प्लेन एरियाज नेचुरली एलुवियल डिपॉजिट से भरपूर होती है, इसीलिए ये जगह एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल आइडियल थी। साथ ही जब आयरन ओर्स का डिस्कवर हुआ, तब लोगों ने हल बनाना शुरू किया, जिसने प्रोडक्शन को और बढ़ाया। इस वजह से लोग यहाँ सेटल होने लगे और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक नई चीज आई, जो कि है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक वर्गीकरण, जिसे आज भी हम अपने इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। अब एग्रीकल्चर को सफल बनाने के लिए पानी की जरूरत थी। यहाँ मॉनसून ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने हमें सीजनल रेन्स दिए, इसलिए आज भी रूरल इंडिया मॉनसून पे डिपेंड करती है। जब एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन आया और ट्रेड शुरू हुआ। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि ग्रीस जैसे दूर के देशों के साथ भी हम ट्रेड करने लगे। इसी तरह हमने बहुत सारे ट्रेड रूट्स डेवलप किए। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर आज भी प्राइमरी लाइवलीहुड है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अब मॉनसून्स रेगुलर नहीं रहे, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इसीलिए हमने अपना एग्रीकल्चर इम्प्रूव किया ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए। इसमें हमने हाई यील्डिंग सीड्स, बेटर इरिगेशन और बहुत कुछ इस्तेमाल किया। पुराने ज़माने के ट्रेड रूट्स को भी हमने अपग्रेड किया, जैसे कि सिल्क रूट, मैरीटाइम रूट, जिसने इंडिया को दुनिया के हर कोने से कनेक्ट किया। हमारे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स को अरब और यूरोपियन ट्रेडर्स भी खरीदने आते थे। आज भी हम वर्ल्ड के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन आशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सब दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल कॉमर्स में कितना इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेड रूट्स सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, जिससे नए रिलीजियंस और फिलॉसफीज का ग्रोथ हुआ। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की एग्रीकल्चर अबंडेंस ने हमारे सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया, जैसे कास्ट सिस्टम। इनिशियली ये लेबर को ऑर्गेनाइज करने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे सख्त बन गया। आज भी हम अपने आसपास सोशल इनइक्वालिटीज देखते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बदला है और हिस्ट्री में हमने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे, चाहे दलित्स की पोजीशन इम्प्रूव करनी हो या विमेन एम्पावरमेंट की बात हो। आज भी हम अपने सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं, जैसे रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव एक्शंस के जरिए। अगर हम एक नया पर्सपेक्टिव ले तो हमारी डाइवर्सिटी भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है हम सब रिलीजियंस को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अशोक और अकबर ने भी हिस्ट्री में रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई थी।
आज भी हम दिवाली, ईद और क्रिसमस सब साथ में मनाते हैं, एक ही खुशी और एक ही एकता के साथ। पुराने समय से लेकर आज तक हमारा एग्रीकल्चर और ट्रेड फ्लरिश हुआ है, लेकिन इतने रिसोर्सेज और लोगों को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए थे। इसीलिए हमें पावरफुल डायनेस्टीज मिली, जैसे कि मौर्यस एंड गुप्ताज। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम उभरे, जैसे मौर्यस का सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और चोलस का डिसेंट्रलाइज्ड विलेज असेंबलीज। अगर हम आज के फेडरल स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो हमारे डाइवर्स इंडिया की हर ज़रूरत को पॉलिसी मेकिंग में शामिल करता है। और अगर पावर स्ट्रगल की बात हो ही रही है तो हिस्ट्री का तो ये रिपीटेड थीम रहा है। मुगल्स, ब्रिटिश सबने पावर के लिए लड़ाई की। आज भी हम अलग अलग रीजन्स के बीच पावर स्ट्रगल्स देखते हैं। हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ने इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने में हेल्प किया, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी आए, जैसे ओवर पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन, पोल्यूशन एटसेट्रा। हाँ, हमने स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत जैसे पॉलिसीज लाए, लेकिन अब भी हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को कॉम्प्लेक्स बनाया है। FDI ने इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट किया। इम्प्रॉपर गवर्नेंस पॉलिसीज और ज्योग्राफी में बदलाव के कारण हमें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। हिमालयाज के ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा? यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल आता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से लेकर डिजास्टर मिटिगेशन तक हर चीज़ का सल्यूशन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ढूंढ सकते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस एक्सेस कर सकते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी से डिजास्टर्स का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से नए एग्रीकल्चर वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं। इस जर्नी में हमने ये भी देखा कि कैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री से डीपली इंटरकनेक्टेड है। अजंता और एलोरा केव्स सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही नहीं, बल्कि ट्रेड पैटर्न्स और मॉनसून साइकिल्स तक कवर करते हैं। आज की मूवीज जैसे कल्कि भी कंटेम्परेरी सोसाइटी शिफ्ट को दर्शाती है। इसी तरह आज भी हमारे एक्शंस इन सब्जेक्ट्स को शेप करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ हेल्थ और हाइजीन के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म प्रमोट करके इकोनॉमी ग्रो करने के लिए और नेशनल प्राइड को बनाए रखने के लिए भी एक तरीका है। सो देखो, चाहे हिमालयस का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हो, ट्रेड का इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, या सोशल स्ट्रक्चर का गवर्नेंस के साथ इंटरप्ले हो, ये सब सब्जेक्ट्स सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये लिविंग और ब्रीदिंग फोर्सेस है जो इंडिया की लाइफ और फ्यूचर को शेप करते रहेंगे। और आप लोग जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स को GS 1, 2, 3 के जैसे मत देखो, इन्हें एक साथ जोड़ो और एक ब्रॉड पिक्चर समझो। तभी आपका लर्निंग और जीवन दोनों इजी और जॉयफुल बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।